हेलो एवरीवन। तो हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी, सेल प्रिंसिपल। हम उसके आगे पढ़ते हैं सेल के करेक्टरिस्टिक्स। सेल एज ए सेल्फ कंटेन्ड और ऑटोनोमस यूनिट। सेल क्या होती है? सेल एक ऑटोनोमस यूनिट होती है, मतलब वो अपने आप में एक संपूर्ण, जिसे कहते हैं हिंदी में संपूर्ण होती है। वो अपना खाना भी खा सकती है, अपने सांस भी ले सकती है और अपना एक्सक्रीशन और मल्टीप्लाई भी कर सकती है। ओके, तो वो उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस यूनिट, मतलब अपने आप काम करने वाली। दो द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स आर इंटीग्रेटेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, yet the cells are independent in carrying on fundamental biological processes. ओके मतलब एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए क्या है, जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं और उनका सम होती हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन फिर भी सेल जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली अपना जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है अपना काम करती है। ओके, तो सेल की एक्टिविटीज़ क्या हैं? ईच सेल टेक अप फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज लिविंग मैटर। तो सेल क्या करती है? अपना खाना अब्जॉर्ब करती है आउटसाइड जो उसका एनवायरनमेंट होता है उससे, चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो और ऐसे वाटर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स। और फिर वो खुद को सिंथेसाइज करती है, मतलब ग्रो करती है और फिर डिवाइड करती है। इस तरह से लिविंग मैटर बढ़ता जाता है। और ईच सेल रेस्पायर फॉर इट सेल्फ। तो रेस्पिरेशन भी होता है उसमें, ऑक्सीजन लेती है, उसकी मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन एंटर होती है, फूड भी एंटर होता है और एक्सक्रीट आउटसाइड का करती है। ओके, ड्रॉ ऑक्सीजन फिर एंड ऑक्सीडाइज फूड एंड लिबरेट एनर्जी एंड स्टोर इट एज एटीपी। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जो है उसको पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। तो उसमें एटीपी स्टोर होता है, एटीपी के रूप में जो है एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, जो फूड को डाइजेस्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी निकलती है वो किस में स्टोर होती है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, तो सेल क्या करती है? अपना खाना लेती है और मतलब खाना खाती है और सांस लेती है, रेस्पिरेशन, और सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल ग्रो एंड रिप्लेस वॉर्न आउट वंस। तो ये क्या करती है? जो स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स अंदर लेती है और अंदर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, और ग्रो करती है और फिर जो है जो पुरानी हो चुकी सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करती है। passes out its metabolic waste such as कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जो वेस्ट होता है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है। मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी हो सकता है। और ओके, प्रोड्यूस न्यू सेल्स बाय डिवीजन सिमिलर टू देम सेल्फ। और सेल ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद एक लिमिट तक उसका साइज़ पहुंचता है, फिर उसमें डिवीज़न हो जाता है। ओके, फिर वो दो में डिवाइड हो जाती है जो सिमिलर होती है, सिमिलर टू पेरेंट सेल्स, और रेगुलेट इट्स ओन एक्टिविटीज़ एंड मेंटेन इंटरनल फिजिको केमिकल कंडीशंस फॉर इट्स सर्वाइवल। तो ये होम्योस्टेसिस की कंडीशन को बनाए रखती है जो भी, और अपनी एक्टिविटीज़ को खुद जो है रेगुलेट करती है। रेगुलेट कैसे होता है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उससे फिर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, उससे एनर्जी निकलती है। ओके, इस तरह से बहुत सारी बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं डीएनए से। और सेल के जो मेम्ब्रेन होती है, जो और ऑर्गेनेलीज होते हैं, सब रेगुलेट करते हैं खुद सेल की एक्टिविटीज़ को। तो ईच सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन। तो ईच सेल का जो क्या होता है, एक डेफिनेट लाइफ पीरियड होता है। तो फिर वो डिवाइड हो जाती है, या फिर डाई तो नहीं होती है, या तो फिर
मल्टीप्लाई करके जो है उस मतलब एक डेफिनेट उम्र होती है उसकी। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स cells are dependent on one another for additional activities integrated for benefit of individuals। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्स उतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब अपने सारे काम पूरे तो करती है लेकिन वो दूसरी सेल्स के भी डिपेंडेंट रहती है। तो वो इंटीग्रेटेड होके मतलब काम करती है। जैसे हमारी एक सोसाइटी होती है, उसमें कोई डॉक्टर होता है, कोई पुलिस होता है, कोई टीचर होते हैं, तो सब मिलके क्या करते हैं, मतलब खुद इंडिविजुअल होते हैं लेकिन वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें लेवल ऑफ डिवीजन हो जाता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल का कुछ सेल्स स्पेसिफिक काम करती हैं, दूसरी सेल्स कुछ और काम करती हैं। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल में डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स बनाती हैं वो। तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ जो है इंटीग्रेटेड होती है, मतलब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे पुलिस और ड्राइवर, पायलट और क्या है, टीचर एक सोसाइटी की तरह काम करते हैं, मतलब इंडिविजुअल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो फिर यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नीड फॉर मल्टीसेलुलरिटी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से तो मल्टीसेलुलर क्यों बने, कि यूनिसेलुलर ही क्यों नहीं रह गए, कि उनको मल्टीसेलुलर बनने की क्या ज़रूरत थी। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रिवील्स दैट द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म वर यूनिसेलुलर। तो जो शुरुआत के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सिंगल सेल थे। जैसे लाइफ डेवलप हुई तो वो सिंगल सेल के रूप में डेवलप हुई थी अर्थ पे। ओके, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो बताता है वो क्या बताता है कि जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे वो सारे यूनिसेलुलर थे, देन इवॉल्व इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ह्यूमन है, एलिफेंट, ट्रीज़ हैं, ये क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वाई डिड दे डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर वंस, वाई डिड नॉट फॉर्म इनॉर्मस सेल्स। तो मतलब वो ऐसे डिवाइड करके ऐसे छोटी छोटी सेल्स क्यों बनी। सेल्स क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। जैसे मेरे हैंड्स में है तो इसमें बहुत सारे मतलब माइक्रोस्कोपिक सेल्स का बना हुआ है जैसे हैंड। तो ये तो इतना मल्टी सेलुलर बनने की इनको क्या नीड हुई है ना, कि एक इनॉर्मस सेल क्यों नहीं बनी, मतलब इतनी बड़ी एक सिंगल सेल क्यों नहीं बनी। सेल तो माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत ही हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी पड़ती है ना, तो एक बड़ी सेल क्यों नहीं बनी। तो एंड वाई डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू अटेन अ कैरेक्टरिस्टिक साइज। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे अमीबा होते हैं, तो वो भी जो है वो और बड़े क्यों नहीं हो जाते, वो एक अपना एक स्पेसिफिक साइज़ क्यों मेंटेन करके रखते हैं। इनमें डिवीज़न हो जाता है उसके बाद और ये अपना साइज़ को मेंटेन करते हैं, ये स्मॉल साइज़ माइक्रोस्कोपिक साइज़ ही रखते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इन सब का आंसर यही है। आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ये हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे इंक्रीज़ होता है। ओके, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होती है। ओके, तो जैसे ये सेल्स हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं, तो इनका क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक सिंगल सेल्स का होता है, जैसे इसको ये जो है सरकमफेरेंस होती है जैसे मान लो, तो ये और इनको मिला के जो सरफेस एरिया होगा वो इनका ज़्यादा होगा जो स्मॉल साइज़ का होता है। तो जो अगर बिग सेल होगी तो उसको जो है न्यूट्रिएंट लेने में, ऑक्सीजन लेने में और सारे प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि जो मान लो अगर खाना है उसमें तो ऑक्सीजन जितनी मिलेगी उसको इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, जिसमें इसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी
या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा एक्टिविटी अच्छे से होगी, बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होंगे अच्छे से कैरी आउट होंगे। जबकि इसमें जो है उनको अंदर का जो खासकर रीज़न होता है, इसमें ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। इधर तो ऑक्सीजन मान लो पहुंच गई, जबकि इस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ओके, जबकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से अंदर तक, डीप इनसाइड सेल तक अच्छे से जो है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब पहुंच पाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो ओके मल्टीसेलुलरिटी क्यों हुई, सो दैट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और जो रेशो ओके इसमें आगे पढ़ते हैं हम। स्मॉल साइज ऑफ सेल प्रोवाइड अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड फॉर एक्सक्रीशन टू मीट द डिमांड of the reactions inside the cell. Okay, small size provide larger surface area for the absorption of nutrients, oxygen and for excretion to meet the demands of the inside reactions. Advantages of multicellularity. It permits division of labor. Division of labor क्या होता है कि किसी एक का काम किसी को बांट दिया, एक दूसरा काम किसी और को बांट दिया, एक काम कोई और करेगा। जैसे टीचिंग का काम टीचर करते हैं और डॉक्टर का काम करते हैं, पुलिस जो सेफ्टी का काम करते हैं। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है कुछ सेल को कोई काम दिया जाएगा, किसी सेल को कोई और काम दिया जाएगा। जैसे जो ब्रेन की सेल्स हैं, न्यूरॉन है, उनको सारा कंट्रोल करने का काम जो है हमारी नर्वस एक्टिविटीज़, और मस्कुलर सेल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन का काम है, और आरबीसीज़ को जो क्या है ऑक्सीजन कैरी करने का काम है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी सेल्स को एंजाइम्स क्रिएट करने और डाइजेशन का काम दिया हुआ है। और फेफड़ों में क्या है, जो लंग्स की सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करती हैं। ओके, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस सेल, नर्व सेल्स, मस्कुलर सेल्स। तो इनका क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर है मल्टीसेलुलरिटी में। जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ऐसे ही होता है। एपिथेलियल सेल्स होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है या एक्सक्रीशन का काम करती है, और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने का काम करता है, और कनेक्टिव टिश्यू और जो है सपोर्ट करने का काम भी करता है। ओके, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की। और फ़ायदा क्या है मल्टीसेलुलरिटी का, कि इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर एक सेल की डेथ हो जाती है तो वो पूरा सेल या उसका जो वो है सर्वाइवल ख़त्म ही हो जाएगा। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक सेल अगर ख़त्म भी हो जाती है तो वो इंडिविजुअल फिर भी सर्वाइव कर सकता है। तो फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सेल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। डिफरेंशिएशन मतलब उसमें जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है वो कैसे होता है, वो कैसे स्पेसिफिक बनती हैं, जनरल से स्पेसिफिक बन जाती हैं सेल्स। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स रिगार्डिंग देयर कैपेसिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। मल्टीसेलुलर में 3 तरह की सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स और ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल, जो कि अनस्पेसिफिक सेल्स होती हैं, अनस्पेसिफाइड, और वो नई न्यू सेल्स बनाती हैं। ओके, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनस्पेशलाइज्ड, जो कि डिवीजन, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जो डिवाइड कर सकती हैं और न्यू सेल्स बना सकती हैं। जैसे जायगोट हो गया, जो एग होता है हमारा, फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बनता है, जायगोट।
जिससे फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है और जो है बेबी बनता है। तो जायगोट में क्या होता है, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती हैं जो मतलब न्यू सेल्स बना सकती है, मतलब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और कैम्बियम जैसे प्लांट में होता है, कैम्बियम होता है जिससे नई सेल्स बनती रहती हैं उनमें। ओके, जो मतलब जो न्यू सेल्स बनाते हैं फिर वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती हैं। और बोन मैरो सेल, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम मतलब गोनाड्स में जो होती हैं, ओवरी में, टेस्टिस में जो स्पर्म बनाती हैं, एग बनाती हैं, उनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और मल्पीजियन लेयर जो हमारी स्किन की लेयर होती है, स्किन में होती है, स्किन के नीचे, जिससे नई स्किन बनती रहती है और जो पुरानी स्किन होती है वो डेड, जो बर्न आउट होती रहती है। तो मल्पीजियन लेयर न्यू सेल्स बनाती रहती है जो फिर इस एपिथेलियम सेल में डिफरेंशिएट होती है। और डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और वो चेंज नहीं होती है और फिर दोबारा से डिवाइड नहीं होती है। दे लूज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दे डू नॉट चेंज। और ये परमानेंट चेंज होता है, उनमें परमानेंट डिवीजन होता है, एक ही बार परमानेंट फॉर्म होती है और उनका स्ट्रक्चर भी परमानेंट होता है, उनका फंक्शन भी एक ही होता है और उनकी पोजीशन भी एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, जैसे मसल्स हैं हार्ट में, हमारी बॉडी में जो भी मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। ओके, तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स, सोमैटिक सेल्स मतलब जितनी भी हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड एक काम के लिए, और ये परमानेंट होती हैं और इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे हमारी ये बाहर की स्किन है, ये डिवाइड नहीं करेगी, एक बार जो ये मल्पीजियन लेयर से बन गई तो उसके बाद फिर ये डेड होके उभरती रहती हैं और इनका काम प्रोटेक्शन होता है और इनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है डी डिफरेंशिएटेड और ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो बाद में जनरलाइज्ड हो जाती हैं, मतलब स्पेशल से उनको डिग्रेड हो जाती है जनरल में, बाई एक्टिवली डिवाइडिंग, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है। ओके, ये किसी किसी में होता है, जैसे रीजनरेशन इन रोज़ प्लांट, प्लांट की जो प्लांट में एक पावर होती है कि अगर उनमें कट जाए, जैसे स्टेम में कहीं कट लग जाता है तो वो वहाँ से और बर्ड्स वगैरह बना देते हैं और फिर से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं प्लांट्स, रोज़ प्लांट में। और स्टारफिश का अगर एक लिम्ब काट देते हैं हम तो उसमें वो दोबारा से डेवलप हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो उसमें जो सेल्स होती हैं उसमें क्या है, रीजनरेशन की पावर होती है, कैपेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस द लॉस्ट पार्ट। और न्यूट होता है, जैसे जैसे छिपकली होती है घर में, हमने देखी है होती है, तो वो क्या करती है, वो अपना लिम्ब छोड़ जाती है अपने को बचाने के लिए। ओके, अब ये अपनी टेल को काट देती है, उसकी टेल, और फिर उसकी टेल कुछ टाइम बाद दोबारा से उग जाती है, तो वो उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो उनमें जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो दोबारा से डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं और उनमें एक्टिवली डिवाइड करने की जो पावर है वो पैदा हो जाती है। तो इसको हम सेलुलर टोटिपोटेंसी भी बोलते हैं। सेलुलर टोटिपोटेंसी, द कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू डिफरेंशिएट into any type of cell and thus form a complete new organism or regenerate any part of an organism. Totus means entire, potentium means power. Entire means पूरा, power means पावर, शक्ति। तो जो सेल की कैपेसिटी होती है किसी भी दूसरी सेल में डिफरेंशिएट होने की, जैसे एम्ब्रियो सेल है, जाइगोट सेल है, तो ये सभी और डिफरेंट तरह की
जो सेल्स होती हैं उनको पैदा करने की पावर रखता है, तो इसको बोलते हैं हम सेलुलर टोटिपोटेंसी। द कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल एंड फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म और रीजनरेट एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसी के बेस पे हमारा टिश्यू कल्चर भी आगे चलता है। टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ऑर्गन कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कभी। टिश्यू कल्चर टेक्निक जिसमें एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट ग्रो किया जाता है, क्योंकि उस सेल में क्या है, कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू अनदर ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स। उसमें रूट भी बन जाती है, रूट भी डेवलप हो सकती है, शूट भी डेवलप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी।